वाइको, तुम इस वक्त पूरी तरह मेरे रहम करम पर हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और अगर तुमने या तुम्हारे साथियों ने कोई गलत हरकत की तो फिर तुम अपनी जिंदगी के सरमाए से महरूम हो जाओगे। वाइको पता नहीं किस टाइप का आदमी था, बढ़ बढ़ कर बातें करने वाला। जैसी आर्गन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। मुझे भी यही बताया गया था कि बारबन वाइको एक खतरनाक शख्सियत का मालिक है, लेकिन उस वक्त वो किसी केचवे की मानंद मेरे हाथों बेबस हो चुका था। मेरी गिरफ्त और मेरे लहजे की सख्ती महसूस करके उसकी पेशानी पर पसीना आ गया था। मैंने रिवॉल्वर उसकी पसलियों में जोर से चुभोया तो उसने सरासीमा होकर अपने आदमियों को सामने से हट जाने के लिए कहा। वो सब मुंतशिर हो गए। वाइको ने खौफजदा लहजे में कहा, गोली मत चलाना, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूंगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, उस वक्त तक इत्मीनान रखो वाइको, जब तक तुम या तुम्हारे आदमी कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करें। उस वक्त हम दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। मैं वाइको के सिलसिले में जरा गैर मोहतात सा हो गया था। उसकी कैफियत से मैंने ये अंदाजा कायम कर लिया था कि वो लड़ाई भिड़ाई के मामले में बुज़दिल है, लेकिन वो चाल चल गया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो इस तरह लड़खड़ाया जैसे उसका पाँव दरवाजे में उलझ गया हो। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने पलट कर मेरे पिस्तौल पर हाथ मारा और पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया। गो पिस्तौल उसके हाथ में नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने मेरे गैर मुसल्लह होने से फायदा उठाया और जमीन पर लोट लगाकर दूर निकल गया। उसके साथियों ने यह मौका गनीमत समझा। दूसरे लम्हे 2 फायर हुए, लेकिन कोई गोली मुझ तक नहीं आई। फिर एक तीसरा फायर हुआ और एक चीख लहरा गई। ये फायर पॉल मेसन ने किया था और उस शख्स को निशाना बना लिया था जिसने मुझ पर फायर किए थे। मैंने भी जमीन का सहारा लिया था और उसी तरह खिसकते हुए मैंने बारबिन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बारबिन को सूरत हाल का अंदाजा हो चुका था। वो चौपायों की तरह दौड़ता हुआ एक दूसरे दरवाजे में घुस गया। उस वक्त तक उसके दूसरे साथी संभल चुके थे और उन्होंने अंधाधुंध मुझ पर और पॉल मेसन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। उस जगह से निकलना हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि भेड़ियों के उस भट्ट से हम पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। उसी वक्त अचानक वहां तारीकी छा गई और फिर यूं महसूस हुआ जैसे किसी और समत से भी गोलियां चलने लगी हों। यकीनन ये प्रोफेसर के खुफिया साथी थे जिनके बारे में मुझे बता दिया गया था। उनकी जवाबी कार्रवाई का नतीजा खातिर खान निकला और वो लोग बौखलाहट का शिकार हो गए। अचानक पॉल मेसन की आवाज मेरे कानों में उभरी, अब यहाँ रुकना खतरनाक है, मेरे ख्याल में निकल चलें। मैंने टटोल कर पॉल मेसन के वजूद को महसूस किया, फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है दोस्त, लेकिन क्या इस तारीकी में तुम रास्तों का तयन कर सकते हो? वो बोला, हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती है। मैंने कहा, तब फिर हमें ताखीर नहीं करना चाहिए, और सुनो, मेरे चक्कर में रहकर अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कोशिश मत करना। अपने तौर पर रास्ता तलाश करो और निकल जाओ, मैं अपनी मदद आप करूंगा। पॉल मेसन ने कहा, ओके, और फिर अंधेरे में मैंने कुछ सरसराहटें महसूस की। पॉल मेसन खिसक गया था। उस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा था कि उसको टाल दूं। अगर पॉल मेसन को मैं ये बताता कि मैं यहाँ से निकलने का इरादा नहीं रखता तो मुमकिन है वो कुछ जाननिसारी दिखाने की कोशिश करता जो मेरे हक में बेहतर न होती। यहाँ आकर सब कुछ करके ही वापसी मुनासिब होती, वरना दोबारा यहाँ दाखिला इतना आसान नहीं था। मेरे ख्याल में प्रोफेसर जो कुछ कर सकता था कर चुका था, अब बाकी सब कुछ मुझे ही करना था। फिलहाल मुझे किसी बेहतर पनाहगाह की तलाश थी। इससे कबल की रोशनी दोबारा हो जाए, मुझे कोई पनाहगाह दरकार थी। मैंने अपनी जगह छोड़ दी और किसी तेज रफ्तार सांप की मानंद रेंगता हुआ वहां से बाहर निकल आया। ये एक राहदारी थी। उस राहदारी में मुताद्दिद दरवाजे थे, लेकिन मैं उसके आखिरी सिरे के दरवाजे पर पहुंच गया और फिर खुदा का नाम लेकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। तारीकी पूरी इमारत में फैली हुई थी। शायद मेन स्विच ऑफ किया गया था, लेकिन मैं जानता था कि तारीकी ज्यादा देर नहीं रहेगी। किसी न किसी को मेन स्विच का ख्याल आ ही जाएगा। चुनाचे रोशनी होने से कबल ही किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया जाए जहां मैं खुद को पोशीदा कर सकूं। उस कमरे में घुस तो आया था, लेकिन उसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। ये तक मालूम नहीं था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और है या नहीं। दरवाजे से चंद कदम आगे बढ़कर मैंने दीवार से पुश्त लगाई और सांस रोककर कमरे की सुनगुन लेने लगा। उसी वक्त एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, बेहतर है दरवाजा बंद कर दो। आवाज शीरीं और शगुफ्ता थी, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरे कान के करीब धमाका हुआ हो। मैं बुरी तरह उछल पड़ा था। उसने फिर कहा, मैं इस तारीकी में भी तुम्हें देख सकती हूँ, दरवाजा बंद कर दो। इससे कबल कि मैं दरवाजे की तरफ पलटता या कोई और अमल करता, अचानक रोशनी फैल गई। अगर कमरे में हाई पावर के बल्ब होते तो शायद मेरी आंखें बंद हो गई होती, लेकिन जहाँ मध्यम ठंडी नीली रोशनी फैल गई थी, उस रोशनी में मेरी निगाहों को ज्यादा न भटकना पड़ा। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक लंबे कद की नौजवान लड़की सोफे पर नीम दराज थी। रोशनी इतनी थी कि उसका चेहरा और हुलिया देख सकता था।
वो सुनहरे बालों और बहरुल काहिल जैसी आंखों वाली एक हसीन लड़की थी। उसने अपने घने सुनहरे बाल समेटकर जूड़े की शक्ल में बांध रखे थे। उसकी नीलगू आंखों में जहानत की चमक रक्सा थी। उसने चमकारने वाले अंदाज में कहा, हाँ दरवाजा बंद कर दो। और मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। बोली, सामने दीवार पर जो दरमियानी स्विच नजर आ रहा है उसे भी बंद कर दो, ये नीली रोशनी बुझ जाएगी। मगर रुको, ये बताओ क्या कोई तुम्हारी तलाश में है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ। बोली, तब रोशनी बंद ना करो, ये मामूल के खिलाफ होगा, क्योंकि मैं रोशनी करके सोती हूँ। वो इस बात को महसूस करेंगे। आओ इस तरफ आ जाओ, मेरी मसहरी के बाएं तरफ, यहाँ तुम्हारे छुपने की जगह है। आ जाओ, बाहर कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें मैं भी सुन चुका था, चुनाचे उस वक्त उस लड़की के अहकामात पर अमल करने के अलावा कोई चाराकार नहीं था। लड़की सोफे से उठकर मसहरी पर आ लेटी। कदमों की आवाजें दरवाजे के करीब रुकी। किसी ने दरवाजे के हैंडल पर कुछ जोर आजमाई की और फिर उसे अंदर से बंद पाकर मुतमईन हो गया। लड़की दम साथे लेटी रही। कदमों की आवाज चंद साथ के बाद मालूम हो गई। जो कोई भी था वो दस्तक देने की जुर्रत नहीं कर सका था। मेरा जहन चकरा रहा था। लड़की के बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सका था कि वो क्या चीज है। आखिर उसकी आवाज उभरी, अब कोई इधर नहीं आएगा। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं हैरान हूँ। बोली, यकीनन हो गए। उसने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? बोली, तुम्हारी मददगार। बस। मैंने कहा, मेरे बारे में कुछ जाने बगैर, ये मालूम किए बगैर कि मैं कौन हूँ? वो बोली, मैं जानती हूँ। मैंने पूछा, क्या? बोली, यही कि तुम बारबिन वाइको के शिकार हो, उसके कोई मुखालिफ, उसके अहकामात पर अमल न करने वाले। मैंने पूछा, और तुम कौन हो? बोली, इस बात का जवाब देने के लिए सोचना होगा। मैंने पूछा, कब तक जवाब मिल सकेगा? उसने कहा, ये भी सोच कर बताऊंगी। मैं अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। जाहिर है उसका ताल्लुक इसी इमारत से होगा। बारबिन वाइको की कोई नुमाइंदा, लेकिन वो किसी अजनबी की मदद करने के लिए तैयार थी। उसके बारे में फौरी तौर पर कोई फैसला करना मुश्किल था। मैं कोई ऐसी जगह चाहता था जहां मैं अपने तौर पर पोशीदा रहूं, कोई मेरे बारे में न जानता हो। लेकिन ये सूरत हाल गलत हो गई थी। लड़की कौन थी, क्या थी, उस पर किस हद तक एतमाद किया जाए या बिल्कुल एतमाद ना किया जाए, इस मरहले पर कोई भी लग़्ज़िश मेरे लिए मौत का सबब बन सकती थी या मुझे अपने मकसद से दूर ले जा सकती थी। ऐसे ही बहुत से ख्यालात मेरे जहन में आते रहे और वक्त गुजरता रहा। इस दौरान न लड़की ने मुझसे मजीद कोई सवाल किया और न ही मैंने अपनी जगह से कोई जुम्बिश की। इसी अधेड़बुन में मुझे वक्त गुजरने का एहसास न रहा था। मैं अभी कोई फैसला न कर पाया था कि दफतन एक खिड़की के शीशे चमक उठे। रोशनी छन कर अंदर आने लगी। मैं बौखला उठा। लड़की गर्दन के बल एक हाथ सरहाने रखे लेटी थी। मेरे मुंह से निकला, ये रोशनी? लड़की आहिस्ता से हंसी, फिर बोली, खौफजदा खरगोश, उठो और खिड़की का पर्दा बराबर कर दो। वो बारबिन वाइको की ख्वाबगाह है। वो ख्वाबगाह में आ गया है। मैं अपनी जगह से निकल आया। ये इंकशाफ भी मेरे लिए सनसनीखेज था। बरक रफ्तारी से मैं खिड़की के करीब पहुंचा। दरमियान में खुलने वाले शीशे लगे हुए थे। रोशनी उन्हीं शीशों से आई थी। मैंने निहायत एहतियात से थोड़ा सा शीशा खोला और एक झर्री करके दूसरी जानिब झांकने लगा। तेज रोशनी में बारबिन वाइको नजर आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। चंद लोग उसके सामने खड़े हुए थे। वो गुस्से से धाड़ा, अब तुम मुझे इतला दोगे कि उनका नामो निशान भी नहीं मिला? क्यों? किसी ने कहा, ये हकीकत है जनाब। वो बोला, इससे बड़ी हकीकत यह है कि तुम सब नाअहल हो। जो जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपी गई हैं उनके काबिल नहीं हो। आखिर वो कौन से रास्ते से बाहर गए? हमारे आदमी कहाँ मर गए? क्या इस हकीकत का एतराफ़ न कर लिया जाए कि लॉर्ड वाइन लास वेगस में बैठकर जैसी आर्गन में हमारे मुंह पर स्याही लगा सकता है? एक आदमी ने कहा, लेकिन जनाब, बोला, ऐसा ही हुआ है। वो सिर्फ दो थे, सिर्फ दो। एक आदमी ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, नहीं जनाब, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ दो नहीं थे। बारबिन वाइको चौंका, क्या मतलब? आदमी बोला, वो सिर्फ दो नहीं थे जनाब। वाइको बोला, कैसे कह सकते हो? आदमी ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं। वो दो आपके सामने थे। वाइको बोला, तो तुम्हारा ख्याल है कि इस इमारत में जहां मैं रहता हूं? वाइको ने सांप की तरह फुनकारते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उस शख्स ने सवाल किया, मेन स्विच किसने बंद किया था? बारबिन वाइको फिर चौंका। आदमी बोला, न सिर्फ मेन स्विच बंद किया गया, बल्कि जब हमने उन्हें गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की तो हम पर भी गोलियां चलाई गईं। और आप यकीन करें, गोलियां चलाने वाले वो नहीं थे। बारबिन उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बड़बड़ाया, हाँ, मेन स्विच किसने बंद किया? थोड़ी देर तक वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जाओ आराम करो। तीसरे आदमी ने कहा, मिस्टर वाइको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वाइको बेजारी से बोला, कहो। उसने कहा, लास वेगस के लॉर्ड वाइन ने तन्हा इन दो आदमियों को तो नहीं भेज दिया होगा, उसने कुछ और इंतजामात भी किए होंगे। वाइको ने भवें सुकेड़ कर कहा, मसलन? बोला, कोई ऐसी कोशिश जो
वाइको बोला अगर कोई शुबा है तो साफ साफ कहो। वो आदमी बोला मेरी मुराद प्रोफेसर से है। वाइको ने सवालिया अंदाज में प्रोफेसर का नाम लिया। फेडरिक? वो आदमी बोला यस सर। दूसरी शक्ल में जैसी आर्गन में हर अजनबी पर निगाह रखी जाती है। वाइको बोला प्रोफेसर फेडरिक। उसके लहजे में बेयकीनी थी। फिर बोला क्या वो इस हद तक जा सकता है? उस शख्स ने पुरजोश अंदाज में कहा क्यों नहीं सर, प्रोफेसर फेडरिक आपके हर मफाद के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है। उसके अलावा कौन है जो जैसी आर्गन में आपके रास्ते काटने की कोशिश करे? अगर लॉर्ड वाइन ने जैसी आर्गन में प्रोफेसर फेडरिक से गठजोड़ कर लिया है तो मेरे ख्याल में वो ज़हीन आदमी है। वाइको बोला और प्रोफेसर गधा? वो नहीं जानता कि मैं उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा हूँ। मैंने उसे सिर्फ तफरीह तबाह के लिए जिंदा रखा हुआ है, वरना उस स्कूल मास्टर की औकात क्या है? आदमी बोला वो लोग उसी की पनाह में हैं। वाइको ने कहा बात कर ली जाएगी उससे और मुनासिब गुफ्तगू की जाएगी, तुम लोग जाओ। वो लोग बाहर निकल गए। बार्बिन एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से शराब की बोतल और ग्लास निकाला और फिर एक कुर्सी पर जा बैठा। उसका रुख उसी खिड़की के सामने था, इसलिए मैंने मजीद खतरा मोल न लिया और दर्ज बंद कर दी। पर्दा बराबर करके पलटा तो किसी से टकराया। लड़की के अलावा और कौन हो सकता था? वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा संभल कर। मैंने कहा तुम? बोली हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ही वाइको की गुफ्तगू सुनी है। ये कहकर वो वापस पलट गई। मेरे जहन में फिर पतंगे उड़ने लगे। लड़की खतरनाक होती जा रही थी। दूसरी शक्ल में वो मुझे फिर एक खून करने पर मजबूर कर रही थी। वो बोली आ जाओ, यहीं आ जाओ। इस वक्त तुम्हारा इस कमरे से बाहर जाना खतरनाक होगा। और वो मेरा हाथ पकड़ कर मसहरी पर ले आई। बैठो, आराम से बैठो। मैं खामोशी से बैठ गया। कहा शुक्रिया। बोली तो तुम वही जिन हो जिनकी इन्हें तलाश है? मैंने कहा जाहिर है, अब तुमसे कोई झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। बोली क्या दर हकीकत तुम्हें प्रोफेसर की मदद हासिल है? मैंने कहा मैं किसी प्रोफेसर को नहीं जानता। वो बोली लेकिन वो लोग। वो एक लम्हे खामोश रही, फिर बोली अब क्या चाहते हो? मैंने कहा जो कुछ मैं चाहता हूँ सच कह दूं तुमसे। बोली तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। बार्बिन वाइको की कोठी में रहकर तुम मेरे साथ दोस्ताना सलूक कर रही हो, क्यों? वो बोली अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा और अगर ना निकलना चाहूँ तो? बोली हैरत की बात है, तुम चूहेदान में फंसे हुए हो। मैं ज्यादा देर तुम्हें महफूज नहीं रख सकती। मैंने कहा अपने बारे में बताओ, मैं फैसला कर लूंगा। बोली मेरा नाम लॉरेन है। मैंने पूछा वाइको से क्या ताल्लुक है? लड़की ने कहा मेरा बाप है। मैं हैरत से दंग रह गया। बमुश्किल तमाम मैंने कहा बाप? बोली हाँ, इस लफ्ज का एक ही मतलब होता है, इस किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। मैंने कहा और तुम उसके दुश्मन को अपने कमरे में छुपाए हुए हो? बोली हाँ, इसलिए कि मैं उसके दुश्मनों की दोस्त हूँ। मैंने पूछा इसकी कोई खास वजह? उसने कहा क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए इस इमारत में दाखिल हुए थे? ये कहकर वो आहिस्ता से हंस पड़ी। मैंने कहा इंसानी फितरत को नजरअंदाज कर दोगी लॉरेन? माँ की आगोश से मौत की आगोश तक उसके दिल में कहानियां सुनने की ख्वाहिश रहती है, और फिर कोई ऐसी बात जिस पर उसे हैरत हुई हो। वो बोली सिर्फ मुजरिम ही नहीं, दूसरी बातों पर भी निगाह रखते हो। खूबसूरत बात कही है तुमने। मैंने कहा इनाम के तौर पर अपने बारे में बता दो। एक मुजरिम के घर में एक नेक सीरत लड़की कहाँ से आई? बोली इसलिए कि मैं एक नेक सीरत माँ की औलाद हूँ। मैंने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ गई? बोली मौत की आगोश में। फिर वो धीरे से हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में कर्ब नुमाया था। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोली मौत का मतलब मौत ही होता है, लेकिन मेरी माँ को कत्ल कर दिया गया था। मैंने पूछा कत्ल? उसने अफसुर्दा लहजे में कहा हाँ कत्ल। मैंने अफसुर्दगी से होंठ सुकोड़े और फिर उसके शाने पर हाथ रख कर बोला लॉरेन, तुम्हारे अल्फाज में उनके मफहूम से अजनबियत का इजहार जरूर होता है, लेकिन उसमें छुपे हुए कर्ब को तुम मेरी निगाहों से पोशीदा नहीं रख सकी। मैं एक बार फिर एतराफ़ करता हूँ कि इस खतरनाक माहौल में घिरे होने के बावजूद मैं इंसानी जबिल्लत को नज़रअंदाज नहीं कर सका। मेरे दिल में तुम्हारे बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई है। तुम जैसी फरिश्ता सिफत लड़की यहाँ इस माहौल में कैसे जी रही है? वो बोली इसलिए कि जीना जरूरी है। खुदकुशी बहादुर लोग करते हैं, मुझ जैसी बुज़दिल लड़कियाँ खुदकुशी नहीं कर सकती और ना ही किसी से अपना इंतकाम ले सकती हैं। मैंने पूछा इंतकाम लेना चाहती हो तुम लॉरेन? बोली हाँ खुदा की कसम, मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये आग अंदर ही अंदर मेरे आज़ा को जलाकर बिलाखिर मुझे राख कर देगी। उसी दिन के लिए जी रही हूँ जब तक ये आग मेरे पूरे बदन में फैल जाए और मैं खुद भी अपनी माँ के पास चली जाऊँ। मैंने फिर जज्बाती अंदाज में उसका बाजू पकड़ा और उसे खुद से करीब करते हुए कहा, तुम जैसी लड़की को मरना नहीं चाहिए लॉरेन, तुम्हें जीना चाहिए अपने मकसद के हुसूल के लिए। कौन लोग थे वो? कौन सा पाक शख्स था वो जिसने तुम्हारी जैसी नेक सीरत लड़की की नेक सीरत माँ को कत्ल कर दिया? मैं उसके जज्बात को उभारने की कोशिश में हमतन मसरूफ था।
اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میری ماں کا قاتل ایک مجرم، ایک جرائم پیشہ شخص باربن وائکو ہے۔ ہاں، میرا باپ۔ میں نے متعجبانہ لہجے میں پوچھا، تمہاری ماں کو باربن وائکو نے قتل کیا ہے؟ بولی ہاں۔ میں نے پوچھا لیکن کیوں؟ وہ مسکرا کر بولی، کہانی سن کر ہی دم لوگے، اپنا نام نہیں بتایا تم نے؟ میں اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ تو نہیں لگا سکا تھا، لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کی اندرونی کیفیت کا پوری طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ میں اپنی کوشش میں خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، باربن وائکو لاس اینجلس میں گودی پر کام کرنے والے مزدوروں کا سپروائزر تھا، جرائم پیشہ ملاحوں کے درمیان زندگی گزارنے والا۔ وہ ملاحوں کے ذریعے چھوٹی موٹی سمگلنگ کا کام کر لیتا تھا، لیکن اس معصوم لڑکی نے اسے اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا تھا، جو اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور پھر اس نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف باربن وائکو سے شادی کر لی۔ جیسی آرگن کا ہارورڈ گلاسکو ایک اچھا کاروباری آدمی تھا اور میری ماں اس کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے تعلقات منقطع کر لیے اور میں نے گودی کے اس سپروائزر کے گھر میں جنم لیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری ماں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ باربن وائکو غریب ہی نہیں، بد فطرت بھی ہے۔ غربت تو اس نے جان بوجھ کر اپنائی تھی اپنے اچھے خاصے گھر کو چھوڑ کر، لیکن جرم کی دنیا کا یہ انسان اس کے لیے عذاب بن گیا۔ باربن وائکو میں وہ تمام خرابیاں موجود تھیں جو ایک مجرم میں ہونا چاہیے تھیں۔ وہ 2 بار ڈکیتی کے جرم میں بھی ملوث ہوا، لیکن تقدیر اچھی تھی کہ جرم ثابت نہ ہو سکا اور وہ سزا سے بچ گیا۔ اس کے دل میں یہ خواہش پوشیدہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح دولت مند بن جائے۔ یہ دولت اسے اس کی کاوشوں سے تو نہ ملی، ہاں میرے نانا کے انتقال کے بعد جیسی آرگن میں جو کچھ تھا وہ خود بخود میری ماں کی ملکیت بن گیا اور باربن وائکو کے تمام مذموم مقاصد پورے ہو گئے۔ بے شک وہ ایک چالاک آدمی ہے، دولت میں اضافہ کرنا جانتا ہے، اپنی شخصیت کو منوانا جانتا ہے۔ گو فطرتاً وہ گودی کا سپروائزر ہے، اس کی شخصیت میں دلیری یا بے خوفی نہیں ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، لیکن اپنے گروہ کے بل پر وہ بہت کچھ بن چکا ہے اور اب تو اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ میرے نانا کی دولت نے اسے سہارا دیا اور جیسی آرگن میں وہ ایک نمایاں شخصیت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس نے اطراف کے بڑے بڑے غنڈوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور بات یہیں تک نہیں رہی بلکہ اس نے لمبے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اب تو وہ کروڑوں ڈالر کی دولت کا مالک ہے اور نہ جانے اس نے کیا کیا جال پھیلا رکھے ہیں۔ جیسی آرگن میں منتقل ہونے کے بعد مجھے ایک سکول میں داخل کر دیا گیا اور اس سکول میں مجھے پروفیسر فیڈرک نے تعلیم دی۔ میں نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا، پروفیسر فیڈرک نے؟ بولی ہاں، پروفیسر فیڈرک ایک سنجیدہ اور متین انسان ہے۔ باربن وائکو سے کسی مسئلے پر پروفیسر کی ٹھن گئی اور یہ حقیقت ہے کہ پروفیسر کو جرم کی دنیا کی طرف لانے والا باربن وائکو ہی ہے۔ اس نے پروفیسر کے خلاف ایسی کارروائیاں کی کہ پروفیسر کی زندگی عذاب ہو گئی۔ نتیجے میں وہ باربن وائکو کے مقابلے پر آ گیا۔ اس نے درس و تدریس کا کام چھوڑ دیا اور اپنا ایک گروہ ترتیب دے لیا۔ یہ گروہ صرف باربن وائکو کے خلاف کام کرنے کے لیے تھا۔ میری ماں جو پہلے ہی حالات کا شکار ہو کر خاصی دل برداشتہ ہو چکی تھی، یہاں آ کر مزید عذاب کا شکار ہو گئی۔ اب اسے اس بات کا دکھ تھا کہ باربن وائکو اس کے باپ کی دولت کو کس طرح صرف کر رہا ہے۔ باربن وائکو کو اپنی بیوی کی یہ مداخلت پسند نہیں آئی اور اس نے اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ باربن وائکو جیسے آدمی کے لیے یہ بات مشکل نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ میری ماں زہر خورانی کا شکار ہوئی ہے اور حالات نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس زہر خورانی میں باربن وائکو کا ہاتھ ہے۔ باربن وائکو مجھے ایک ایسی مخلوق سمجھتا ہے جسے زبردستی اس سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے درمیان ہفتوں کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ وہ مجھے دیکھتا ہے تو ایسی اجنبی نگاہوں سے کہ جیسے میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں، لیکن میرے کانوں میں اپنی مظلوم ماں کی کراہیں گونجتی رہتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ میرا کیا قصور تھا؟ کیا صرف اتنا کہ اس نے ایک شخص سے متاثر ہو کر نادانی کر ڈالی اور اسے اس کی اس محبت کا صلہ موت کی شکل میں دیا گیا؟ جب بھی میں باربن وائکو کا تصور کرتی ہوں، میری ماں میری نگاہوں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میں باربن وائکو کو کیسے معاف کروں، اپنی ماں کے قاتل کو کیسے معاف کروں؟ میں کافی دیر تک خاموش رہا۔ کہانی متاثر کن تھی اور پھر مجھے متاثر ہونے کا اظہار بھی کرنا تھا، کیونکہ خوش قسمتی سے ایک ایسی لڑکی میرے ہاتھ لگ گئی تھی جو باربن وائکو سے باغی تھی۔ اگر میں ذرا سی عقل مندی سے کام لے جاؤں تو مجھے وقتی طور پر سہارا مل سکتا ہے اور میرے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔